गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपके वंशानुगति का क्रोमोसोमल थ्योरी यानी कि सिद्धांत। उसमें हमने दोस्तों बात की थी कि किस प्रकार से जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन में जो एक द्विगुणित जो कोशिका है, एक जो द्विगुणित कोशिका है वो कैसे आपके आगे जर्म सेल यानी कि युग्मक में बदलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ना, क्रोमोसोमल जो सिद्धांत है, ये हमने बात की थी कि सटन तथा बोवेरी, है ना, सटन तथा बोवेरी ने ये सिद्धांत आपके दिया था। क्लियर? तो चलो दोस्तों, इसी के ऊपर थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं वंशानुगति का, वंशानुगति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल सिद्धांत है ना। इस सिद्धांत को दिया किसने था दोस्तों? हमने बात की भी है सटन तथा बोवेरी ने, बोवेरी, सटन तथा बोवेरी ने, है ना, सटन तथा बोवेरी ने इस सिद्धांत को दिया था। राइट। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि इन दोनों ने ये कहा था कि भी मेंडल के नियमों को, मेंडल के प्रयोगों को लिंक करके और अपनी थ्योरी दी थी। और उन्होंने क्या बताया था कि जिस प्रकार से गैमेट्स जब बनते हैं, है ना, गैमेट्स जब बनते हैं मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं, और मेंडल के नियमों को फॉलो करके और इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार के जो युग्मक है, एलील्स है यानी कि जर्म सेल्स है, वो बन जाती है। तो इनका बेसिक जो है, बेसिक उन्होंने क्या करा उसकी ऊपर हम चर्चा करें तो इन्होंने मेंडल के नियमों को साथ लेकर, है ना, मेंडल के नियमों को साथ लेकर अपने कार्य किए। ठीक है, मेंडल के नियमों को साथ लेकर, यानी कि मेंडल के नियमों के आधार पर यूं मान लीजिए, और अपने कार्य किए। और इन्होंने क्रोमोसोमल सिद्धांत बताया। क्रोमोसोमल, देखिए क्रोमोसोमल का मीनिंग क्या है उसकी अगर हम बात करें तो क्रोमो का मीनिंग होता है दोस्तों कलर यानी कि रंग। तो रंग काय भी आप इसको कह सकते हो, है ना। तो क्रोमोसोम जिसको गुणसूत्र कहते हैं, तो उनको आप रंग काय भी कह सकते हो, यानी कि विशेष प्रकार के जो रंग है वो इनमें पाया जाता है ना। तो देखिए, तो इन्होंने मेंडल के नियमों को साथ लेकर, मेंडल के नियमों को साथ में लेकर के और अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने किया। इन्होंने क्या कहा कि गुणसूत्र अनुवांशिक कारक। अब देखिए दोस्तों, अपने को पता है कि अनुवांशिक कारक जिसको मेंडल ने कारक कहा था, और इसी कारक को बाद में क्या कहा गया था अभी दोस्तों? इसको कहा गया था जीन। तो दोस्तों यहां तक जीन के बारे में डिस्कवरी हो चुकी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी तक जीन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। यानी कि मेंडल ने जिस संरचना को कारक यानी कि फैक्टर कहा था, वैज्ञानिक जोहानसन, है ना, जोहानसन ने इसी कारक को जीन नाम दे दिया था। चलो, तो बात करें अपने कि गुणसूत्र और अनुवांशिक कारक। इन्होंने क्या करा कि गुणसूत्र अनुवांशिक कारकों के मध्य जो संबंध है ना, वो संबंध बताए। ठीक है, अब क्या संबंध बताए? उन्होंने ये कहा कि दोनों जो है वो लगभग सेम है, दोनों जो है इस तरीके से लगभग सेम है। कैसे? इन्होंने कहा कि जो गुणसूत्र जो होते हैं यानी क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम में ही क्या पाए जाते हैं? जीन, है ना। तो हमें पता है हर जीन यानी कि एक कारक के द्वारा एक लक्षणों का निर्धारण किया जाता है या अंदर ग्रहण किया जाता है, और जीन कहां होते हैं? गुणसूत्रों में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से क्रोमोसोम्स अपने लक्षण दिखाते हैं ना, कि जब ये अलग होते हैं तो अलग अलग अपने आप की अभिव्यक्ति करते हैं। कब? ठीक उसी तरीके से जिसको हमने मेंडल के स्वतंत्र अपवर्तन नियमन में देखा हुआ है। चलो, तो ये है क्या? देखिए कि ये भी क्या होते हैं दोस्तों? जोड़े में होते हैं, यानी कि पेयर में होते हैं। तो जीन्स भी क्या होते हैं? पेयर में होते हैं।
युग्मक जनन किसे कहते हैं दोस्तों? ये हमने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, है ना। तो देखिए युग्मक जनन के दौरान ये इस प्रकार से वियोजित होते हैं, है ना, कि युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। समझ रहे बात को दोस्तों? देखिए इस तरीके से कि जब इनका अलग अलग किया जाता है ना, तो कोई एक ही उसमें जाता है। ये कौन है? देखिए अब इसमें दो संभावनाएं हैं, है ना, कि या तो ये हो सकता है या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जब ये अलग अलग होते हैं ना, कौन सी अवस्था में? एनाफेज में। एनाफेज, कोशिका विभाजन की, है ना, मियोसिस की, यानी कि असतुल्य विभाजन की एनाफेज में हमें पता है दोस्तों कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन ही वो अवस्था है जिसमें उत्परिवर्तन आते हैं, है ना, परिवर्तन आते हैं। तो वो कब आते हैं? मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में अगर सेकंड की बात करें तो एनाफेज में जिस प्रकार से ये अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, है ना, तो वो हर एक जो कोशिका है वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है। चलो तो देखिए, तो ठीक इसी तरीके से जो जीन है, जीन्स भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, और जब इनका विसंयोजन होता है, यानी कि जब ये अलग अलग होते हैं, यानी कि स्वतंत्र अपवर्तन नियम को फॉलो करते ध्यान रखना, है ना, और ये एक ही कैरेक्टर को कैरी करते हैं। फिर अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं, यानी कि सेम दोनों में ध्यान रखना वही चीज है कि जब इन जोड़ों को अलग अलग किया जाता है तो सारे अपने आप को अलग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करता। एंड देन अब देखिए, अब इसी को हम जैसे यहां बात करें कि दो इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें कि क्रोमोसोम का स्वतंत्र अपवर्तन, तो दोस्तों ये इस शब्द को आप थोड़ा सा गौर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल का स्वतंत्र अपवर्तन नियम क्या था कि जब दो जोड़ी, है ना, अलग अलग लक्षणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाए तो दोनों जो लक्षण है एक दूसरे को बिना प्रभावित करे शुद्ध रूप से विसंयोजित होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि देखिए, एक लंबा और जो श्वेत जो कॉम्बिनेशन है ना, दूसरा क्या, छोटा श्वेत जो क्रोमोसोम है, ये एक ही ध्रुव पर मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि सारे चारों के चारों जो ऑप्शंस है वो अलग अलग एलील्स के रूप में, दृढ़ कोशिका के रूप में बनते हैं। अगर इसका दूसरा ऑप्शंस ले, दूसरा इसका वेरिएशन ले, तो जो एनाफेज सेकंड के अंदर जो ये साथ साथ में थे दोनों कैरेक्टर, जब ये अलग अलग होते हैं तो सब अपने आप को अलग अलग स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि शुद्ध रूप से ये वियोजित हो जाते हैं। क्लियर? चलो दोस्तों, तो सटन तथा बोवेरी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो थ्योरेटिकल थे और उन्होंने लगभग पूरा बताया था, लेकिन इसी क्रोमोसोमल थ्योरी को दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोगिक रूप से ना ध्यान रखना दोस्तों, इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से दोस्तों बताया था साइंटिस्ट मॉर्गन ने। किसने बताया था? मॉर्गन। तो मॉर्गन नामक जो साइंटिस्ट है उसने प्रयोग करके, है ना, प्रयोग के आधार पर उसको पूरा बताया था। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चलो बात करते हैं कि वंशानुगति का क्रोमोसोमल जो सिद्धांत है वो दिया किसने था? वो दिया तो दोस्तों सटन तथा बोवेरी ने था। इन्होंने मेंडल के नियमों की तुलना की थी और अपने कार्य साथ साथ चलाए थे। देन इन्होंने गुणसूत्र और जीन्स के मध्य के संबंध को बताया था, उसको भी हमने अच्छे से देखा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन जो है वो किसने किया था दोस्तों? वैज्ञानिक मॉर्गन। तो मॉर्गन ने प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? मॉर्गन ने किया। प्रायोगिक सत्यापन मॉर्गन ने किया। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है दोस्तों। अगेन इंपॉर्टेंट बात करें तो मॉर्गन ने अपने प्रयोग फल मक्खी किस पर किया दोस्तों? फल मक्खी पर, यानी कि
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किया। तो मॉर्गन ने अपने प्रयोग फल मक्खी पर किए, फल मक्खी पर किए। अब ऐसा क्या कारण था कि उसने फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला, है ना, कि उसने ड्रोसोफिला फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला, है ना, कि ड्रोसोफिला को ही चूज किया। तो वो क्या क्या कारण थे दोस्तों, तो उसकी बात करें, उसकी चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, ड्रोसोफिला को क्यों लिया गया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों लिया गया था, क्योंकि दोस्तों एक देखिए, एक तो इसमें मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, कम समय में इसमें अधिक संतति भी पैदा की जा सकती थी। और तीसरी और इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि मटर के पौधे की तरह इसमें भी काफी जो है ऑप्शंस, है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए वो मिलते थे। क्लियर। चलो तो बात करें तो मॉर्गन ने दोस्तों फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्या कहते हैं उसको, फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों लिया था, क्योंकि इसमें इसको ग्रो करवाना एक लिमिटेड क्षेत्र में आसानी से ग्रो करवाया जा सकता था, और इसमें नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता था, और इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई प्रकार के इसमें जीन्स की जो वैरायटी थी वो अवेलेबल थी। ठीक है दोस्तों। चलो तो बात करें कि मॉर्गन ने इसके ऊपर प्रयोग क्यों किया गया था, भाई प्रयोग के लिए इसको क्यों चूज किया। एक, इनको कम स्थान पर अधिक मात्रा में, कम स्थान पर अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है। और जीन्स यानी कि लक्षणों को लेकर के काफी विभिन्नताएं थी। नेक्स्ट बात करें तो लक्षणों के ऊपर काफी इसमें ऑप्शंस थे, है ना। तो नेक्स्ट बात करें, लक्षण में काफी विभिन्नताएं थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता था। ठीक है दोस्तों। चलो तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि मॉर्गन ने उनके ही प्रयोगों को क्या करा था, साइंटिफिक बात करें तो प्रायोगिक फॉर्म में प्रैक्टिकली फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट करके और इसको प्रूफ किया था। क्लियर। और इसी क्रम में दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, इसी क्रम में इन्होंने एक टेक्निक का यूज किया था, और यहां इन्होंने टेक्निक का यूज किया था दोस्तों, वो थी आपके सहलग्नता। वो क्या थी दोस्तों, वो थी आपके सहलग्नता। तो एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में उन्होंने बताया था, सहलग्नता यानी कि लिंकेज। क्या कहते हैं दोस्तों, लिंकेज। तो दोस्तों सहलग्नता है क्या, इसके बारे में इन्होंने एकदम अच्छे से बताया था। तो देखिए उन्होंने कहा कि जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या देखते हैं कि कुछ जो लक्षण है स्वतंत्र रूप से अपूर्ण हो जाता है, यानी कि जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वियोजित होते हैं। लेकिन जब मेलानोगास्टर पर यानी कि फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो प्रयोग तो मेंडल वाले किए गए थे, लेकिन मेंडल के जो रिजल्ट थे वो हमें प्राप्त नहीं हुए। इन्होंने ड्रोसोफिला को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो F2 जो जनरेशन है, F2 जनरेशन में 9:3:3 जो रेशियो था वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। देन उन्होंने इस सिद्धांत को, इस टॉपिक के बारे में बताया कि संलग्नता क्या है। तो देखिए अगर बात करें तो संलग्नता के बारे में डिटेल से बात की थी मॉर्गन ने। उन्होंने क्या कहा था, देखिए कुछ जीन गुणसूत्रों पर
पास पास स्थित होते हैं, जिनकी वंशानुगति है, जिसकी वंशानुगति, या यूं कहूं कि जिनका स्थानांतरण ना, जिनकी वंशानुगति या स्थानांतरण साथ साथ होता है ना, जिसकी वंशानुगति साथ साथ होती है, ऐसे जीन को सहलग्न जीन कहते हैं तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन करना ना, इनकी वंशानुगति का अध्ययन करना सहलग्नता कहलाता है। अध्ययन करने को, या अध्ययन करना है ना, अध्ययन करना सहलग्नता कहलाता है या कहते हैं, तो दोस्तों एकदम सिंपल भाषा में बात करूं तो कुछ जीन्स गुणसूत्र पर बहुत पास में होते हैं। मान लीजिए ये गुणसूत्र है ना, मान लीजिए कि ये आपका गुणसूत्र है ना, तो इस गुणसूत्र के ऊपर का जो ये पार्ट है ना, इस गुणसूत्र के ऊपर का जो ये पार्ट है, एक सेकंड है ना, इसे देखिए कि जैसे ये गुणसूत्र है ना, इस गुणसूत्र के ऊपर का ये जो पार्ट है इसको आप मान लीजिए जीन है, और इन जीन्स के ये जीन्स काफी पास में है। अगर आप देख सकते हैं जो धारी है ना, उनको आप जीन समझ दीजिए ना, ये तो पास में होते हैं इस तरीके से। जब इनकी वंशानुगति होती है तो कंप्लीट पूरे के पूरे जीन उठ करके यहां से और किसी दूसरे, मान लीजिए यहां पर किसी दूसरे गुणसूत्र के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? कब? असूत्री विभाजन के समय जो होती है ना जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, उस वक्त हुआ क्या कि कुछ जीन जो एकदम पास में होते हैं, जिनको सहलग्न जीन कहते हैं, और ये एक साथ वंशानुगत होते हैं, यानी कि कंप्लीट जो पूरा जीन है वो एक साथ से निकल जाता है। तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? उनको कहते हैं सहलग्नता, यानी कि लिंकेज कहते हैं। और इसका जो अच्छे से जो अध्ययन है दोस्तों, वो किया गया था आपके ड्रोसोफिला के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिकली बताता हूं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, मान लीजिए कि जैसे ये गुणसूत्र है, ठीक है, एक, और ये अनदर है ना। तो ये मान लीजिए आपके मेल के क्रोमोसोम है, और ये जो है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये आप मान लीजिए मदर के हैं। ये हो गए मदर के, राइट। अब अर्धसूत्री विभाजन का फर्स्ट स्टेप, उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में भी पैकाइटिन, अगर आपको याद हो तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है एक जनन के समय में। तो अर्धसूत्री विभाजन का फर्स्ट स्टेप, उसका प्रोफेज फर्स्ट, और उसमें भी पैकाइटिन अवस्था, उसमें दोस्तों जीनों की अदला बदली की जाती है। क्या की जाती है? अदला बदली। तो अगर मेरे किसी भी मित्र को, किसी भी दोस्त को अगर ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर जो 10 है कोशिका विभाजन, उसका वीडियो हमने डाला हुआ है, तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, देन जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल मैं इसको अगेन इस तरीके से आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। चलो देखते हैं दोस्तों, होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जब गुणसूत्रों की पैकिंग होती है ना, जनक गुणसूत्रों की आपस में पैकिंग की जाती है, तो मान लीजिए ये नर का है और ये मादा का है, और इनके ऊपर मान लीजिए ये कुछ जीन्स है, जैसे ये 1 2 जीन इसके हो गए, ठीक है, और इस तरीके से ये 1 2 3 4 ये गुणसूत्र जीन हो गए, और कुछ जीन मान लीजिए इसके ऊपर है,
1 2 3 और 4 ऐसे, है ना। तो होगा क्या कि जब उसका वंशानुगति होगी, यानी जब क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है ना, क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है, जीन विनिमय जब हो जाता है, तो देखिए, तो ये तो है आपका पेरेंटल के अंदर मेल का एक, ठीक है। देन थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं ताकि अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। और इसी तरीके से ये मान लीजिए फीमेल का, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज ध्यान रखना, जब क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं जो पास पास में होते हैं उनका ही शिफ्टिंग किया जाता है। तो अब ये पेरेंटल में ये तो था आपके मेल का, ये फीमेल का, राइट। अब जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है जो पास पास में होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उनमें कैसे होता है देखिए, तो ये आपके फीमेल का एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये फादर का क्रोमोसोम ऐसे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि यहां के ऊपर वाले जो जीन एकदम पास पास में थे वो कंप्लीट पूरे ग्रुप में एक साथ आ गए, है ना। जैसे अपने कहा था ना कि सनम जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ, है ना, एकदम घनिष्ठता जिसको कह सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से ये जो जीन्स है वो कोई एक साथ बल्क में, ना, एक साथ ग्रुप में यहां आ जाते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें ये तो 4 जो जीन्स थे, मान लीजिए ये 1 2 3 और 4, तो चारों जीन एक साथ आ गए इसमें, और यहां के उधर चले जाते हैं, यानी कि जो फादर वाले जो कॉम्बिनेशन थे वो आपके यहां आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो अब आप दोस्तों थोड़ा गौर करें कि देखिए ये जो फादर का जो ये क्रोमोसोम्स था ये अनचेंज है ना, यानी कि इसमें जो है क्या नाम है विभिन्नताएं वो न के बराबर आती है, पेरेंट की तरह आती है, ये भी अनचेंज है। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये दोनों जो दोस्तों होते हैं इनको पुनर्योज डीएनए या जीन कह सकते हो, जीन या डीएनए कह सकते हो, यानी कि इनसे एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जो कि दोनों से दूर होता है। और ये कब होता है दोस्तों, ये कब होता है, ये होता है दोस्तों क्रॉसिंग ओवर के समय, राइट। तो दोस्तों हम बात क्या कर रहे हैं उसको एक बार दोबारा से बताता हूं कि होता क्या है कि संलग्नता कहते किसे हैं, कुछ जीन एकदम पास पास में होते हैं, जब इनकी क्रॉसिंग ओवर, जब इनका क्रॉसिंग ओवर किया जाता है तो कुछ जीन एकदम पास पास में होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में एक साथ शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे यहां वाले इधर आ गए और ठीक इसके ऊपर इधर वाले जो जीन थे 4, वो चारों के चारों इधर आ गए, 1 2 3 और 4 ऐसे, ठीक है। तो कुछ जीन एकदम पास पास में है उनको सहलग्न जीन कहते हैं, इनकी वंशागति की हद को सहलग्नता कहते हैं। पहली बात, सहलग्नता के समय में या इस समय में जो वेरिएशन है ना पुनरुद्भवन की, वो आपके कम होती है, ध्यान रखना, राइट। कारण कि जो जीन जितने पास पास में होंगे वो उतने ही एक साथ शिफ्ट कर जाएंगे, और वही अगर कोई जीन दूर दूर स्थित है ना, गुणसूत्र के ऊपर दूर दूर स्थित है, तो उनकी जो नया कॉम्बिनेशन बनने की जो क्षमता है, परसेंटेज है, वो हाई होती है। तो दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से समझाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को जो साइंटिस्ट है उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या किया था उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि संलग्न को बताने के लिए जो साइंटिस्ट थे मॉर्गन, इन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया, उसके ऊपर डाई हाइब्रिड क्रॉस किए दोस्तों, डाई हाइब्रिड यानी कि द्विसंकर संकरण किया। और आपको दोस्तों पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइप रेशियो है वो रेशियो क्या आना चाहिए था दोस्तों, वो क्या आना चाहिए था 9:3:3:1, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आना चाहिए था रेशियो। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ये जो रिजल्ट है वो मॉर्गन को कहीं पर भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले वो गौर से देखिएगा। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या करा, ड्रोसोफिला का फीमेल और जो मेल लिया गया जिसमें पीला और श्वेत, है ना,
पीले पंख और श्वेत जो आई वाले हैं जो थे कॉम्बिनेशन, उसका वन्य यानी कि वाइल्ड प्रकार के साथ में क्रॉस करवाया। गौर से सुनिएगा। तो इसमें ये दो जो जीन थे स्मॉल वाई और डब्ल्यू, देखिए दोस्तों ये दोनों जीन ये इतने पास पास में थे, एकदम घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ जोड़ी है ना, कि जहां भी जाना है साथ में जाना है, अलग अलग नहीं करेंगे, है ना, इसको कहते हैं ना जोड़ा कभी ना बिछोड़ा, ऐसे। तो ये दोनों जीन इतने पास पास में थे कि जब इनकी वंशानुगति हुई, जब इनका वंशानुगति का हुआ, तब ये एकदम पास पास में ही रहे। तो देखो दोस्तों ये हुआ क्या, ये इसकी F1 जनरेशन, और जब इसकी F2 जनरेशन हुई तो दोस्तों ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन जो है पीला और श्वेत, है ना, पीला और श्वेत, पीला और श्वेत, वो ज्यादा मात्रा में था। इट मींस यहां पर रेशियो क्या आना चाहिए था, रेशियो आना चाहिए था 9331, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ जीन ऐसे थे जो एकदम पास पास में थे, और इन जीनों को कहा सहलग्न जीन। क्या कहा दोस्तों, सहलग्न जीन। और दोस्तों ध्यान रखना सहलग्न जीनों की जो वंशानुगति है वो साथ साथ होती है ना, इनकी वंशानुगति साथ साथ होती है, साथ साथ होती है, जिससे ध्यान रखना दोस्तों, जिससे नया कॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योज, नया कॉम्बिनेशन यानी कि जिससे पुनर्योज कम होता है, अर्थात कि जो वेरिएशन है ना, विभिन्नताएं हैं वो कम आती है। कारण कि एकदम पास पास में है, तो एज इट इज वो कॉपी किए जा रहे हैं, एज इट इज लगातार जनरेशन टू जनरेशन आए जाते हैं। क्लियर। अब कुछ जीन, ये देखिए अनदर एक्सपेरिमेंट था, ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था। अब जो अनदर एक्सपेरिमेंट किया गया दोस्तों, अनदर एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और अनदर जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया गया था, उसमें श्वेत और लघुतर जो प्रकार का जो ड्रोसोफिला था उसका अगेन वन्य प्रकार के साथ में करवाया गया। अब आप डायग्राम को गौर से देखें दोस्तों, ये दोनों जीन दूर दूर है, W और M। तो कोई जीन अगर दूर दूर स्थित है तो उसका, है ना, उसकी जो पुनर्योजन जो क्षमता है, वेरिएशन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है ना। कैसे, देखिए ये दूर दूर थे तो इनका क्या हुआ, इनका संलग्नता नहीं हुआ, यानी कि नया कॉम्बिनेशन आ गया। तो देखिए दोस्तों पुनर्योजकी यानी कि RDNA जिसको मैं कह सकता हूं, RDNA, है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है 37%, जबकि इसमें देखिए दोस्तों मात्र 1.3%। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसको आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीन पास पास में, पुनर्योजक कम। देखो एक आप इक्वेशन के रूप में लिख देता हूं, जीन पास पास में, जिसको क्या कहते हैं अभी, सहलग्नता, सहलग्नता ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होगी तो क्या होगी, इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, ए रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल, वो हो जाएगा आपके पुनर्योज, वो क्या हो जाएगा, पुनर्योज। तो इस इक्वेशन से आप आराम से याद कर सकते हो। तो इसको ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बता दी, अगर कोई जीन ज्यादा पास पास में है तो पुनर्योजन कम होगा, और अगर कोई दूर दूर है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। तो इस तरीके से देखिए, तो श्वेत लघुतर जो प्रकार थे, अब आप देखें कि सब में अलग अलग आ गया, यानी कि नया कॉम्बिनेशन आ गया, लघुतर अलग, वन्य प्रकार का अलग, श्वेत अलग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट जो मॉर्गन नामक साइंटिस्ट है उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर किया और सहलग्नता के बारे में पूरा बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है सहलग्नता और क्रोमोसोमल जो थ्योरी है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।